चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ बाबर की मृत्यु कब हो गई थी और उसे कहाँ दफनाया गया था, ये सारे चीज़ हम आपको बता दिए थे। और 2 किताब लिखा था वो, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दिए थे। कौन कौन सा किताब लिखा था बाबर ने? वह था तुज़्क़े बाबरी यानी कि बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में था, और रिसाले उसज यानी कि जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है। 2 पुस्तक उसने लिखी थी। किसने? बाबर ने लिखी थी। तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका है। बाबर के बारे में जो भी चीज़ें थी वो आपको करा दिया गया है। आप चाहें तो इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आप लुसेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। लुसेंट बेहतर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहाँ से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक थ्योरी हो आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ से किया जाता है। एक और उसने बताया, मैंने बता दिया था कि एक गद मुबैयान नामक पदशैली की शुरुआत की थी बाबर ने, उसका भी यहाँ पर मैंने आपको कल बात करा दी है। तो मुबैयान नामक पदशैली की शुरुआत बाबर ने की थी, ये आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं वहीं पर। तो देखिए शाहरुख यानी का मतलब है चांदी। चांदी नाम का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। ठीक है, बाबर ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबर ने बंगाल के शासक, कौन था शासक? नुसरत शाह। देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ, नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे के संप्रभुता के सम्मान करने का वादा किया और एक संधि की जिसमें अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। देखिए क्या था इस मुद्दा में, इस जो संधि में था क्या था? बाबर ने 1929 में यानी कि 6 मई 1929 बोलता हूँ 1529 को नुसरत शाह के एक साथ संधि की कि जो अफगान, जो लास्ट युद्ध जो कहाँ पर हुआ था? घाघरा का युद्ध, जिसमें अफगान क्या भाग गए थे। ठीक है, वहाँ के जो शासक थे पश्चिम बंगाल के, उनसे ये कहा गया जो अफगान शासक उनको पश्चिम बंगाल में शरण न दिया जाए। ठीक है, ये संधि हुई थी 6 मई 1529 को। अब क्या है? अब देखिए बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर का जो मातृभाषा था क्या था? तुर्की था, लेकिन उसे अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, यानी कि बाबर की जो मातृभाषा थी तुर्की। कभी कभी क्वेश्चन, चूंकि हम भी बता दिया आपको कि बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मुगल की राजकीय भाषा कौन थी? राजकीय भाषा कौन थी? वो फारसी थी। ठीक है, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद अबुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, हम आगे बताएंगे अबुल रहीम खाने खाना कौन है। ठीक है, यानी कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल रहीम खाने खाना ने किया था। ये सब आप नोट करते चलिएगा, जो दिक्कत होगा हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिए, बाबर को 4 बाग का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है ना, बाबर को क्या कहा जाता है? 4 बाग का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों बगल से झील उल था, उसमें ये क्या स्नान करता था। ठीक है ना, चारों बगल कृत्रिम झील का निर्माण एक तरह से इसने बाबर ने कर लिया था, इसलिए इसे 4 बाग का जन्मदाता। लेकिन वास्तव में 4 बाग कहां से स्टार्ट होगा वो हम बताएंगे आपको। अकबर के समय से ये चीज स्टार्ट हो जाती है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो इसका हम आज बता रहे हैं, वो बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। कौन कौन था? हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ये 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, ये उसके 4 पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो हुमायूं बैठता है। और हुमायूं क्या होता है सब चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो एक बार पहले इस क्या करते हैं, इसको जितना भी पढ़ाए हैं उसको सब एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक बार जितना हम पढ़े हैं वो सारा का सारा ऊपर से आते हैं और पूरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जो पिछले क्लास के वीडियो में कराया था। सबसे पहले देखिए क्या है, बाबर कौन थे, मुगल कौन थे? तो मुगल 2 लड़ाकू योद्धाओं का एक समूह था। 2 लड़ाकू योद्धा कौन कौन से थे? मंगोल और तुर्कियन थे। मंगोल और तुर्कियन थे। मुगल का मतलब क्या होता है? बहादुर होता था। ठीक है ना, मुगल का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर डाल सकते हैं। मुगल वंश के संस्थापक मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था। मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था। ठीक है, अब बाबर का जन्म कब हुआ? तो आपको याद बता दें, थोड़ा सा इसमें डेट में कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो ईयर होता है वह सेम होगा। सब जगह क्या होगा? ईयर सेम होता है। कब कौन से ईयर होता है? तो 1483 होता है। ऐसे याद कीजिएगा आप, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? अफगानिस्तान के काबुल
यह काबुल के एक छोटे से प्रांत यानी जहां जिसको फरगना बोला जाता है वहां पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम शेख उमर मिर्जा था। शेख उमर मिर्जा था जो कि तैमूर वंश के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर वंश के वंशज थे। अभी बताया आपको कि मुगल जो थे वह दो लड़ाकू योद्धाओं का एक समूह था, एक मंगोलियन थे और एक तुर्क थे। तुर्क यानी कि तैमूर से बात किया जाता है इनका। तो मंगोलियन कौन थे? मंगोलियन जो थे वह चंगेज खां के वंशज थे। मंगोलियन जो थे वह किसके वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। कहीं कहीं शेख उमर मिर्जा भी लिखा रहता है, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर की माँ का क्या नाम था? तो बाबर की माँ का नाम कुतलग निगार खां नाम था, जो एक मंगोल वंश की थी, जिसके वंशज कौन थे? चंगेज खां हुआ करते थे। और देखिए फरगना का शासक जो था वह बाबर के पिता थे। फरगना का शासक कौन था? बाबर के पिता हुआ करते थे। फरगना के शासक जो थे बाबर के पिता थे। ठीक है ना। बाबर गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर 1494 में गद्दी पर बैठा, जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी पिता की मृत्यु कैसे हो गई? तो उसके ही अपने ही साले यानी कि बाबर के मामू जिसे बोलते हैं, उससे लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई थी और 1494 में उसने बाबर पहला बार शासक बना। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन है कितनी उम्र में बाबर शासक बना? ठीक है, तो बाबर 11 साल की उम्र में। देखिए 83 में मैंने बताया आपको जन्म हुआ और 94 में क्या हुआ? वह गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो यानी 11 साल में। 1494 में ही उसने क्या किया? समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद जैसे मैंने मैप करके भी बताया था पिछले वीडियो में, समरकंद क्या है आज उतने डिटेल से नहीं, आगे भी हमें पढ़ना है, इसलिए समरकंद को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह क्या हो गया? असफल हो गया। फिर से कोशिश किया उसने। कब किया कोशिश? देखिए 1497 में फिर से उसने कोशिश किया और लगभग वह जीत गया था। 100 दिन तक वहां पर राज किया, लेकिन फिर से वहां पर ऐसी प्रशासन व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि वहां से फिर से इसको भागना पड़ा और 1497 में वहां से भाग गया। फिर 1501 में पुनः उसने समरकंद पर हमला किया और जीत गया। फिर से क्या हुआ? वो जीता, लेकिन ज्यादा दिन तक राज नहीं किया। 8 महीने तक वहां पर राज किया और फिर से वहां से उसको गद्दी छोड़ना पड़ा। या लगातार जब उसका क्रम चलता रहा, तो देखा आपको बताया कि मैप के द्वारा कैसे कि लगातार 1494 में पहली बार हमला किया, फिर 97 में किया, 1501 में किया। लगातार जब हमला कर रहा था तो वो नहीं जीत पा रहा, जीत रहा था और फिर उसको गद्दी छोड़ना पड़ता। इस क्रम में उसने क्या किया? 1504 में काबुल और गजनी की तरफ यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही अफगानिस्तान के काबुल और गजनी पर हमला किया और उसको आसानी से जीत लिया। तो ये सोचा कि देखिए समरकंद की तरफ वो जीतता जरूर था, लेकिन उसे ज्यादा दिन वहां स्थापित अपने गद्दी को नहीं कर पाता था, लेकिन काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया उसने पूरी तरह से जीत करके। इसी खुशी में 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आती है कि पहला मुगल कौन था जो बादशाह की उपाधि? तो बाबर हो सकता है। कब की थी? पहले 1507 में एक बार और बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1507 में की थी। उसके बाद क्या? फिर से एक बार क्या कि समरकंद को ऐसा इसको नशा चढ़ गया कि मैं समरकंद को जीतूंगा। फिर 1511 में इसने समरकंद पर हमला किया और जीत भी लिया, लेकिन फिर से क्या हुआ? उससे 1512 में यानी कि 1 साल राज किया और फिर से उसे भागना पड़ा। यह लगातार परेशान हो गया कि हम जीत रहे हैं लेकिन उसको छोड़कर क्या होना पड़ रहा है? इसको बार बार जीत रहा है लेकिन इसको बार बार उस जगह को छोड़कर भागना पड़ रहा था। अब इस क्रम से परेशान हो गया कि चलो अब इसको छोड़ ही देते। तो छोड़कर क्या किया उसने? 1519 में भारत के सीमा में यानी कि बांजौर और भेरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है ना। भेरा कहां पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो बांजौर और भेरा पर उसने आक्रमण किया और उसको जीत करके वापस लौट गया। 1519 में फिर से आया हुआ, जब देखिए पहले अखंड भारत हुआ करता था अफगानिस्तान से बर्मा तक, फिर से पाकिस्तान के पेशावर को जीत लिया उसने 1519 में। अभी जो वर्तमान में पेशावर है पाकिस्तान में, उसको जीता 1519 में। और 1520 में बोला जाता है कि 1520 में बंजौर भेरा से पाकिस्तान के सियालकोट तक इसने जीत लिया था। बहुत सारे राज्य उस टाइम तक जीत लिए थे। और 1524 में तो कहा जाता है कि यह पूरे पांजौर से लेकर पूरे अधिकतर पाकिस्तान के भाग पर इसने अपना अधिकार हासिल कर लिया था। अब देखिए इसको इतना कहां से मिल रहा था? सहायता मिलेगा, कोई ऐसे नहीं तो देश में आकर घुस के हमला करेगा। तो इसको सहायता के लिए बोला जाता है कि पंजाब का जो शासक था दौलत खां, इब्राहिम खां जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा हुआ, उसके चाचा और राणा संगा को इसका सहयोग मिल रहा था। इसी के कारण से यह ज्यादा उड़ रहा था। ठीक है ना, ये सब नहीं सहयोग करते थे, इतना उड़बू नहीं करता।
इतना सहयोग मिलने के कारण ही। उसके बाद जब इसने यही सब के कारण इसने दिल्ली पर भी चढ़ाई किया, ठीक है, इन्हीं लोगों के कारण दिल्ली पर चढ़ाई किया और पानीपत का युद्ध हुआ। इसके बाद सब चीज हम आपको यहाँ से बता दिए, तो फिर से उसको उतना डिस्कस करने के आप देख सकते हैं वीडियो को, जो नहीं देखें वो पुराने वीडियो को ट्रिक से बता दिया था आपको कैसे याद करना है। देखिए भारत में 5 बार आक्रमण किया उसने, किसने? 5 बार मुगलों बाबर ने आक्रमण किया। और ये इसको याद करने का कैसा पड़ा? देखिए बोला जाता है कि मुगल का जो नींव पड़ा था वो पानीपत के, क्योंकि असली वो सब तो आता था और चला जाता था, लेकिन वास्तव में पानीपत के युद्ध के बाद वह रुक गया था, ठीक है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? पानी पिया यानी पानीपत, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया घर गया, चांद देखा घर गया और मर गया, ठीक है। चांद का मतलब चंदेरी का युद्ध। देखिए पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किसने? राणा संगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच हुआ था। ये सारे आपको याद। और लास्ट में 1930 में क्या होता है? ये मर जाता है, यानी कि 26, 27, 28, 29 तक यह लड़ाई लड़ता है, 29 में संधि भी करता है और 30 में जाकर क्या होता है? यह मर जाता है। उसके बाद जो इसको कहाँ दफनाया गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है। भारत में पूछा इसको कहाँ दफनाया जाए, तो अब आप बताइएगा आरामबाग जो आगरा में उपस्थित है। लेकिन सुविधा क्वेश्चन आ जाए कि इसे कहाँ दफनाया गया है, तो आप बोलिएगा काबुल में, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आपका बाबर का जो भी है। और इसके बारे में देखिए थोड़ा सा क्या कहा जाता है। अब हुमायूं स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या कहा गया। देखिए सबसे पहले मुगल शासक में भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों के विशद विवरण तथा डायरी दैनंदिन यानी कि जो डेली लाइफ का यूज करता है उसमें यह खुद लिखा था, ठीक है ना। वनस्पतियों के बारे में इसने लिखा है, किसी जो वनस्पति कैसे वहाँ का हुआ करता है उसके बारे में खुद इसने बाबर ने अपने जो लिखा है डायरी उसमें लिखा था कि क्या वो कैसे वहाँ पर बाबर रहता था, कैसे उस चीज का निर्वहन करता था, उसके बारे में उसने लिखा है। तो अब जब बढ़ते हैं हम बाबर के बाद, जब हो गया बाबर की बात, तो और सारी जो प्रमुख कहानियां हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। तुर्की में लिखा था इसने बाबरनामा। अबुल रहीम खाने ने इसको फारसी में अनुवाद किया था। 4 बाग बनाने का श्रेय अकबर को जाता है। बाबर मुबैया नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। एक और बात है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। तो अभी चूंकि आप हुमायूं पढ़ेंगे तो आप जानेंगे हुमायूं नाम है। लेकिन एक और बात इसके बारे में कहा जाता है कि वह बाबर जो एक था वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उब्दुल्ला अहरार का अनुनायी हुआ करता था, ठीक है ना। उब्दुल्ला अहरार का अनुनायी था कि उसको बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है ना। कहीं कहीं कंफ्यूजन वाले देखिए 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। कभी डेट के लिए यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ करता है, तो ज्यादा नहीं आप रखिएगा कौन से युद्ध में कौन सा नारा दिया, कौन सी उपाधि धारण की, इस सब बात को आप याद कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है और कुछ आप जो क्वेश्चन है आप लुसेंट की सहारा लेकर के आप पढ़ सकते हैं पूरे। तो आज का ये लगभग 15 मिनट का वीडियो इसी में चला गया। तो 15 मिनट में हम हुमायूं का जहां तक होगा, आधे घंटे का वीडियो ज़्यादा नहीं है, आपको डोज देंगे, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं देखिए इसका हुमायूं का जो कार्यकाल था वह कब से कब तक, देखिए इसको 2 भाग में बांटा गया है। 1530 से लेकर, क्योंकि 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की, 1530 से 40 तक होता है और उसके बाद कब चलता है 1555 से 56 तक। इसको 2 टर्म में बांट दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि 2 बार गद्दी पर स्थापन कौन हुआ, तो हुमायूं हुआ था। एक बार 1530 में और दूसरी बार 1555 में हुआ था, ठीक है। तो पहले हम 1530 से 40 की जो घटना है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले तो इसको जानते हैं कि पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ठीक है। क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसके माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम था। इसके माता का नाम क्या था? माहम बेगम था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में ही हुआ था, ठीक है ना। काबुल में हुआ था क्योंकि उस टाइम तो भारत में नहीं था, 26 में भारत में जन्म इसका काबुल में हो गया। इसके 3 भाई थे और एक बहन थी, ठीक है। जिसकी 3 भाई तो आपको बता दिया कि कौन कौन सा था। एक हुमायूं कामरान था, अस्करी था, ठीक है ये, और एक और कौन था? हिंदाल था। एक बहन थी इसकी, वो था गुलबदन बेगम, ठीक है। यानी कि कामरान और अस्करी 2 अपने भाई थे, सहोदर भाई थे, और हिंदाल एक अलग था, ठीक है ना। हिल्दन यानी कि उसकी माँ अलग थी और इसकी माँ, यानी कि पहले देखिए क्या राजा रजवाड़ों में होता था कि बहुत सारी शादियाँ करते थे, वैसे अलग अलग शादियाँ हुआ करती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखो। गुलरुख बेगम थी इसका, माँ का नाम क्या था? गुलरुख
बेगम था। उसी क्रम में जब आगे हम बढ़ते हैं, हुमायूं के बाद बढ़ते तो गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखी है। तो देखिए कि जो अपनी इसके यानी कि हुमायूं के बारे में जो जानकारी देता है वह किसने जानकारी दिया है, तो हुमायूं नामा ने उसकी जानकारी दिया है। यानी कि गुलबदन बानो बेगम थी, वह क्या थी, हुमायूं नामा लिखी है, ठीक है ना, इसकी बहन का नाम था। अब देखिए इसका साम्राज्य, क्योंकि जब मरा था बाबर तो बाबर ने बोला कि उत्तराधिकारी तो इसने हुमायूं को दे दिया कि हमारा उत्तराधिकारी ये होगा, लेकिन अपने जब मरने से पहले वो अपने बोला कि जो राज्य का बंटवारा होगा वह अपने भाइयों में बराबर का बांट देना, ये कह कर गया। और ऐसा था ज़्यादा हुमायूं इतना अच्छा था कि उसने क्या किया कि ठीक है सबके बारे में बांट दिया उसने। तो कैसे साम्राज्य का विभाजन हुआ देखिए यहाँ पर, कामरान को उसने दे दिया काबुल और कंधार, काबुल और कंधार को इसने क्या कर दिया, दे दिया अपने भाई को कामरान को, और अस्करी को दिया संभल, और हिंदाल को, जो हिंदाल था उसको दे दिया अलवर एवं मेवाड़, ठीक है ना, अलवर एवं। और एक और उसका भाई था जो सुलेमान मिर्जा था, चचेरा भाई था, पहले खुद सुलेमान मिर्जा था उसका भाई था, उसको दे दिया बदखसा का प्रदेश। ये जब इसके पिता राजा हुआ करते थे तो यह बदखसा का यह खुद सूबेदार था, क्या था, बदखसा का खुद सूबेदार हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए मैंने उस बात को लिखा, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा, तो लगभग 30 में, यानी कि उसकी उम्र 23 साल की थी। 8 में मैंने बताया 1508 का इसका जन्म हुआ और 30 में गद्दी पर बैठ गया, तकरीबन 23 साल का हुआ उम्र उसका था। तो पहला बार देखिए क्या था, पहला बार जब उसने अब जब गद्दी पर बैठा राजा बन गया तो अब स्वाभाविक अपने राज्य का विस्तार करेगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने चढ़ाई करता है कलिंजर पर। कलिंजर पर कब, 1531 में उसने क्या किया, कलिंजर पर चढ़ाई कर दिया। गद्दी पर बैठ गया 30 में और 31 पर उसने चढ़ाई कर दिया। तो वहाँ का देखिए कलिंजर का राजा कौन था, तो राजा रुद्र प्रताप देव थे, ठीक है ना। और इसमें देखिए सबसे बड़ी गलती भी क्या थी, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा राजा था लेकिन बहुत ही किसी के प्रति करुणा जल्दी आ जाती थी। कलिंजर का शासक कौन था, रुद्र प्रताप थे। और इन पर आक्रमण करने का एक कारण क्या था, इनका जो था अफगानों से मित्रतापूर्ण संबंध था। और मित्रतापूर्ण संबंध था तो देखिए आप लास्ट जब 1529 में जब बाबर युद्ध लड़ता है तो अफगान से ही होता है, तो इस कारण से कलिंजर पर आक्रमण कर देते हैं, कौन, हुमायूं कर देता है। कलिंजर जब वहां पर आक्रमण करता है तो कलिंजर से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त करके संधि करके हुमायूं वापस लौट जाता है। यानी कि हमला करता है लेकिन मारपीट नहीं करता, वहां पर संधि कर लेता है और संधि करने के बाद वहां से कुछ धन उन लेता है, क्योंकि जब हमला किया है राजा तो भाई धन लेकर ही जाएगा और वो वापस चला आता है। उसके बाद होता है 1532 में देवरा का युद्ध, जिसको देवरिया का युद्ध भी जाना जाता है। अफगान शासक मोहम्मद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अफगान का जो शासक था जो भाग गया था महमूद लोदी, उससे संघर्ष हुआ और हुमायूं यहाँ से जीत गया, भाग भी गया था, वो महमूद मरा नहीं था। उसमें देखिए ये कहा जाता है कि महमूद लोदी को इसमें कौन सा मदद किया, सिकंदर शाह सूरी ने मदद की थी, ठीक है ना। यानी सिकंदर शाह सूरी का यहाँ पर आगमन हो गया, सिकंदर शाह सूरी ने मदद किया था। कहा यह जाता है सिकंदर शाह सूरी के बारे में कि सिकंदर शाह सूरी सासाराम का था, उसके बारे में हम आगे अंतिम में पढ़ेंगे, मुगल होगा इसके बाद ही पढ़ना था लेकिन हम लास्ट में आपको पढ़ाएं तो लास्ट में ही आपको फिर से बताएंगे। सिकंदर शाह सूरी पहले बाबर के सेना में ही था लेकिन बाद में फिर से वो चला जाता है जहां पर पहले रहता था लोहानी के पास, और वहीं पर राजा उसके बाद अपने में लड़ाई करता है और उसके बाद वह खुद राजा कैसे बनता है उसकी पूरी कहानी हम आपको बताए हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, यानी कि दोहरिया का युद्ध यानी कि देवरा का युद्ध हम आपको बता दिए। अब देवरा के युद्ध के बाद क्या होता है कि उसने चुनारगढ़ पर हमला किया, ठीक है, किसने, हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा लेकिन संधि कर ली। गलती यही करता था, बार बार क्या युद्ध तो करता था लेकिन वहां पर क्या कर लेता था, वह संधि कर लेता। और संधि में तकरीबन कहा जाता है कि 10,000 पैसे और अपने बेटे कुतुब खां को कहा जाता है कि जब अपने बेटे को 10,000 उस टाइम के 10 लाख पैसे और अपने कुछ पैसे और अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं के सेवा में भेज दिया सूबेदार बनाकर, इसलिए चुनारगढ़ से उसने संधि कर लिया था। तो देखिए बार बार गलती जो कर रहा था हुमायूं, यही गलती कर रहा था कि सबसे संधि कर लेता था। अगर यह संधि नहीं करता, अगर बार बार वो जीत कर चला जाता, उसको अपने अंदर कब्जा में ले लेता, तो यह इसकी जो
1530 से 1540 और फिर 55 से 56 का जो राज्यकाल जो इसका रहा, वह ऐसा स्थिति नहीं बनता, क्योंकि लगातार वह पराजित जरूर शेरशाह सूरी को कर रहा था। इस बीच में शेरशाह सूरी ही 1540 से लेकर 1555 के यही और इसके डायनेस्टी ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना उदारवादी था, इसके कारण से इसको 15 साल का वनवास झेलना पड़ा एक तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बहादुर शाह से फिर इससे संघर्ष हो जाता है। संघर्ष किस बात को लेकर होता है तो हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए गुजरात के शासक बहादुर शाह था से हुमायूं का संघर्ष मंदसौर में हुआ। किस बात को लेकर, देखिए मालवार गुजरात पर हुमायूं का जो अधिकार हो जाता है, तो ये बहादुर शाह जो था अफगानी था, उसका मित्र था, और लगभग जो अफगानी मित्र था, तो वहां से उसके कारण से बहादुर शाह उससे युद्ध करता है, और इस युद्ध में आराम से मंदसौर में जो युद्ध हुआ उसमें आराम से कौन जीत जाता है, हुमायूं जीत जाता है। लेकिन एक वर्ष के बाद ही, यानी एक वर्ष बाद या एक वर्ष अंदर के पुर्तगालियों की सहायता से मालवार गुजरात पर फिर से क्या कौन अधिकार कर लेता है, बहादुर शाह फिर से अधिकार कर लेता है। तब तक वो युद्ध जीत कर क्या होता है कि अगर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तब तक वह कौन सा हुमायूं युद्ध, यानी कि लगातार युद्ध जीतते जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। फिर से उस क्रम में क्या आ जाता है, चुनारगढ़ का फिर से आ जाता है, क्योंकि चुनारगढ़ के बारे में क्या पता चलता है कि उसने फिर से अपने कब्जे पर वो अपना सेना बढ़ाने लगा। कौन, शेरशाह सूरी। शेर खां और हुमायूं के बीच, वही शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी जो आगे बनेगा, शेर खां और हुमायूं के बीच हुमायूं ने चुनारगढ़ को कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। जब युद्ध हुआ, क्योंकि अपना सेना वो बढ़ाने लगा, तो इसमें हुमायूं को गुस्सा आ गया, उसने कब्जे में ले लिया और बंगाल की तरफ से जीत गया और बंगाल की तरफ से उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस जीत के क्रम में लगातार देखिए कैसे बढ़ रहा है, लगातार जीतता हुआ जा रहा, आगे की ओर बढ़ रहा था। उसी क्रम में जब जीतता हुआ बढ़ रहा था, तो उधर पश्चिम बंगाल से जीत कर आया, कुछ अफवाह उड़ गया कि आपके दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ऐसा वैसा। तो जब पश्चिम बंगाल के भी राजा को जब जीत लिया उसने, वहां से जब जीत हो गई, तो जब वापस लौट रहा था, उसमें कहा जाता है कि जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है, 1539 में हुआ था, ठीक है ना। अब चौसा का युद्ध कैसे हुआ, देखिए इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा के युद्ध में, ये भी क्वेश्चन बनता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, शेर शाह कहीं रहे लिखा या शेर खां लिखा रहेगा या फरीद खां उसके बचपन का नाम रहता है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। हुमायूं की जो जान थी वह किसने बताई थी, निजाम नामक भिस्ती ने बचाई थी, यानी कि जो एक मल्लाह हुआ करता था वो निजाम नामक, उसने उसको जान बचाई थी। इस जीत से खुश होकर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा पढ़वाया, ठीक है ना। खुतबा का मतलब क्या होता है, प्रशंसा का भाषण भी सब जगह अपना पढ़ा इस युद्ध के बाद। कहा यह जाता है कैसे यहाँ पर इसको जीत मिली। देखिए जब जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये है, इस तरफ गंगा नदी है और इस तरफ क्या है, कर्मनाशा नदी है, और यही महीना था, जुलाई अगस्त का महीना था। इस टाइम में क्या होता है कि ये पानी से पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये जब पानी से पूरा भर गया था, तो उस टाइम इसको आइडिया नहीं था कि कैसे जब पानी का लेवल बढ़ जाए तो उस टाइम कैसे युद्ध करना है, क्योंकि यहाँ का था नहीं, कभी इस मौसम में रहा नहीं, युद्ध किया नहीं, इसलिए इसको जानकारी उतना नहीं था। तो यह कहा जाता है कि घोड़े सहित इसने गंगा नदी में छलांग लगा दी थी, और गंगा नदी में छलांग लाने के बाद इसकी जो जान बचाई थी, किसने बचाई थी, निजाम नामक भिस्ती ने बचाई ली थी, और बोला कि आप जाइए दिल्ली की तरफ और अपने राजपाट को आगे कायम कीजिए। लेकिन जैसे ही यह बात पता चली किसको, शेर खां को, तो फिर से उसने पीछा करते हुए कहां तक चला गया, दिल्ली तक चला गया, और दिल्ली में जाकर जो युद्ध होता है फिर से उसके बाद क्या बोला जाता है, बेलग्राम का युद्ध होता है या कन्नौज का युद्ध होता है, जो 1540 में होता है, ठीक है ना। इसी युद्ध को उसने लड़ा और शेर खां ने हुमायूं को यहाँ पर फिर से हरा दिया और आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह जब देखा कि लगातार जब युद्ध हार गया, तो वहां पर जब युद्ध हारना तब को गद्दी छोड़ना पड़ता, यह देखकर हुमायूं कहाँ भाग गया, सिंध भाग गया। यहाँ पर उसको छोड़ करके कहाँ पर भाग गया, सिंध भाग गया, ठीक है ना। अब उसने अपने जीवन का लगभग वहां पर 15 साल निष्कासित बिताया। अब देखिए इसकी कहानी फिर आप बताते हैं, तो कोशिश करते पूरा यहाँ से आपको करा दिया जाए। निष्कासित जीवन में क्या किया उसने, देखिए निष्कासित जीवन जब हुआ तो 1541 में वो हिंदाल के गुरु जो थे मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया, ठीक है ना। किससे विवाह किया, हमीदा बानो से विवाह किया, ठीक है ना। अब ये जब पहुंचा था तो कहाँ पहुंचा, देखिए चला गया ये अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना। वहां के जो शासक, हुमायूं ईरान चला गया, वहां के जो शासक थे शाह तमस्क, ठीक है ना। ईरान के साथ है शाह तमस्क, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा ईरान का जो शासक था वह शाह तमस्क था। उसके कोर्ट में
उसके कोर्ट में यानी कि उसके दरबार में पहुंचा और उसने बोला कि हमें सहायता कीजिए, हम आपके दरबार में आए हैं। तो जो शाह तमस था वह एक ही शर्त पर बोला कि उसने बोला कि आप सिया धर्म को अडॉप्ट करोगे यानी लोगे तो अभी हम तुम्हें अपने दरबार में रहने की इजाजत देंगे, ठीक है ना। तो उसने क्या, मजबूरी में क्या ना करता आदमी, मरता आदमी क्या नहीं करता, ये कहावत तो आप सुने ही होंगे। इसलिए उसने क्या किया कि पहले वह सुन्नी था, अब यहाँ पर वह सिया बन जाता है। तो आप कभी कभी न्यूज में आप देखते होंगे सिया और सुन्नी का जो डिबेट होता है इसी बात को लेकर होता है, ठीक है ना। सिया और सुन्नी का डिबेट यहाँ पर जो एक कंट्रोवर्शियल है, इसमें ज्यादा हमको जाना नहीं है, ठीक है ना। सिया और सुन्नी का डिबेट होता है। कोई मुसलमान देखिए बोलते हैं कि हम सुन्नी हैं, कोई बोलता है मुसलमान क्या हम सिया है। तो आप उनसे पूछ लिए कैसे सिया और कैसे सुन्नी हो गए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये तो घटना हो गई यहाँ पर। इसके बाद जब हमीदा बानो से शादी हुआ तो ये चूंकि लव मैरिज था उस टाइम में, देखिए 1541 में किसके, हमीदा बानो से इनका लव मैरिज हुआ। तो किसकी बेटी रहती है, मीर अली अकबर जामी की। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि वह शाह तमस की बेटी थी। शाह तमस की बेटी नहीं थी, वह मीर अली अकबर जामी की बेटी थी, जो कि शाह तमस के दरबार में रहती थी और एक पुत्री थी, इसलिए बोला जाता है कि वहां की रानी थी, ठीक है। ऐसा पुत्री नहीं था, शाह तमस की वह बेटी नहीं थी, वह मीर अली अकबर जामी की बेटी थी और उससे लव मैरिज किया था। तो पहले लव मैरिज और ऐसा सीन उन नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे बोलते भाई पहले, अभी कौन है, कबीर सिंह, हाँ, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था कि लव मैरिज करना है तो आपको देश छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए लव मैरिज किया, उसको देश से निकाल दिया गया। तो देश निकाल दिया गया तो वो अपने रेगिस्तान के रास्ते से कहां पर पहुंचे, 15 अक्टूबर 1542 को जो वीर साल राजा थे, अमरकोट के जो राजा थे, वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या, उनके जो हमीदा बानो प्रेग्नेंट थी उनके कोख से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, यानी कि एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अकबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की घटना को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, हम और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पूरा वीडियो को मैं एक बार में खत्म कर लेता हूं। आज का हुमायूं जो खत्म हो गया, तो ये काल यहाँ तक हो गया। भारत पर देखिए जब ये हो गया 1542 में, अब 1542 से लेकर इसने 1555 तक क्या किया, देखिए 1555 में उस टाइम युद्ध का योजना बनाया, कैसे अपने भाइयों को सबको मनाने में लगा हुआ रहा कि कैसे मनाया जाए और कैसे अपने आप को अधिकार लेकर, तो भाई को मनाने में रहा। और 1555 में मछुआरा युद्ध जीतकर पंजाब को जीता। पहले ये नहीं कि दिल्ली पर हमला कर दिया, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है ना। 1555 में मछुआरा युद्ध जीतकर वह पंजाब पहुंचा और 1555 में ही एक युद्ध होता है, देखिए उधर भी उधर कौन सा बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिस जीतकर उसको गद्दी को छोड़ना पड़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 1555 में सरहिंद युद्ध को जीत करके हुमायूं ने, अब देखिए 1555 में कौन राजा हो गया था, 1555 में राजा हो गया था शेर खान का, यानी शेर शाह का बेटा सिकंदर शाह सूरी, ठीक है ना। सिकंदर शाह सूरी 1555 में राजा होता था। कौन सा, सूरी डायनेस्टी उस टाइम बन जाती है। सूरी डायनेस्टी का हम बाद में पूरे, जब मुगल खत्म हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे, बीच में बताते लेकिन लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो सिकंदर शाह सूरी वहां का राजा होगा, उसको पराजित करके क्या करता है, वह राजा बन जाता है। तो कैसी घटना होगी, देखिए अपने भाई को मनाता है, 15 साल लग जाए, पूरे कितने लगे, 13 साल 14 साल लग जाते भाई को मनाने में। 1555 में उसने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और दिल्ली साम्राज्य पर वह बैठ गया, ठीक है। 1555 में दिल्ली पर पुनः उसने गद्दी की स्थापना कर ली। अब देखिए दीन पनाह शहर की स्थापना दिल्ली में उसने कराया। कौन से शहर की, दीन पनाह शहर की स्थापना दिल्ली में उसने कराया, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका दीन पनाह शहर की, यहाँ पर कुछ ज्यादा कोई नहीं टॉपिक है। अब देखिए दीन पनाह शहर में एक और चीज का निर्माण किया गया, शेरे मंडल पुस्तकालय का निर्माण कराया था। शेरे मंडल पुस्तकालय का निर्माण दीन पनाह शहर में उसने कराया था। कभी कभी ये क्वेश्चन आते कि नाम है, देखिए शेरे मंडल पुस्तकालय किसने कराया था, शेर खान ने कराया था, ठीक है ना। तो ये शेर खान नहीं करवाया था, शेरे मंडल पुस्तकालय का निर्माण खुद से किसने, हुमायूं ने करवाया था, क्योंकि शेर खान क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो पढ़ा लिखा नहीं था तो पुस्तकालय बनाकर क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने एक पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था, शेरे मंडल पुस्तकालय का हुमायूं ने करवाया था, ठीक है ना। उसी पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने पर 1556 में क्या हो गई थी, इसकी मौत हो गई थी। हुमायूं की मौत हो गई थी 1526 में। अब देखिए एक और पॉइंट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने की थी। अब देखिए क्या था कि हुमायूं में एक
बात थी कि वह भगवान में ज्यादा ही अपने अल्लाह में चाहे जिसमें विश्वास रखता, ज्योतिषी में विश्वास रखता था। इसलिए क्या किया उसने, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था, ठीक है ना। और नियम बनाया था खुद उसने कि हम सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनेंगे। तो भगवान में उसको इतनी आस्था थी कि इसलिए सप्ताह के 7 दिन वह कपड़े पहनता था। और सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, लूसेंट का यूज कर सकते हैं। जो टॉपिक समझ में आप कमेंट करके हम बताइए। तो अब जो अगला टॉपिक होगा वह किससे संबंधित होगा, अकबर से संबंधित होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आया तो हम फिर से एक बार अगले क्लास में इस वीडियो को रिपीट करेंगे। तो पूरा वीडियो अगर देख लिए हैं तो इससे कमेंट करके, अगर जो समझ में कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ऑब्जेक्टिव हम कोशिश करेंगे जब लास्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव पूरे लूसेंट का हम आपको समझा देंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करो, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।